हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एजी गार्डिनर के फेमस ऐसे ऑन ग्रेट मेन की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में गार्डिनर ने हमें बताया है कि वो किन इंग्लिश मैन को बहुत ही ग्रेट या महान समझते हैं। तो आइए हम मिलकर इस समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो गार्डिनर एक बार बस से ट्रेवल कर रहे थे, बस से कहीं जा रहे थे और रास्ते में वो इंग्लिश पॉलिटिशियन मैकॉले का एक वर्क पढ़ रहे थे। तो जो एक इंग्लिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे मैकॉले, उन्होंने एक वर्क लिखा था, एक बुक लिखी थी जिसमें वो वर्क को ग्रेटेस्ट मैन कहते हैं। वो कहते हैं कि जो वर्क एक दूसरे थिंकर और फिलोसोफर थे, वो बहुत ही ग्रेट इंसान थे और शायद मिल्टन के बाद सबसे ज्यादा ग्रेट थे। ऐसा मैकॉले ने अपनी बुक में बर्क के बारे में लिखा था। और जब गार्डिनर ने ये बात पढ़ी तो वो ये सोचने लगे कि कौन से वो इंग्लिश लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा ग्रेट थे। ऐसे 6 ग्रेटेस्ट इंग्लिश मेन की वो एक लिस्ट बनाने लगे। तो इसके बाद फिर उस लिस्ट को बनाने के लिए उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए, प्रीमाइसेस और प्रिंसिपल सेट किए, जिसके आधार पर वो इस लिस्ट को बना रहे थे। ही डिसाइडेड टू नॉट रिस्ट्रिक्ट द चॉइस टू एक्शन। तो उन्होंने ये सोचा कि वो इस लिस्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक्शन यानी कि मार धाड़ या जिसने बहुत खून खराबा किया हो, इस तरह का कोई हीरोइक इंसान, सिर्फ उन लोगों को वो अपनी लिस्ट के लिए नहीं चुनेंगे। तो वो कहते हैं कि जो प्लूटार्क था, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने अपनी वर्क पैरेलल लाइव्स में थिंकर्स को और फिलोसोफर्स को नहीं रखा था, उसने सिर्फ हीरोइक लोगों को रखा था। तो गार्डिनर कहते हैं कि प्लूटार्क का जो पैरेलल लाइव्स वर्क है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता और ज्यादा बेटर हो जाता अगर उसमें फिलोसोफर्स और थिंकर्स होते, जैसे सोक्रेटिस, वर्जिल और एपिक्टेटस, या साइंटिस्ट होते जैसे आर्किमिडीज। लेकिन प्लूटार्क ने अपने वर्क में सिर्फ स्टेट्समैन यानी कि पॉलिटिशियंस और वॉरियर्स को ही, यानी कि मार धाड़ करने वाले लोगों को ही शामिल किया था। तो गार्डिनर जो है वो इस तरह के ब्लड थर्स्टी यानी कि खून खराबे वाले व्यू को अप्रिशिएट नहीं करते, डिसरिगार्ड करते हैं। वो ऐसा नहीं समझते कि सिर्फ हीरोइक लोग ही ग्रेट होते हैं। ही सेज दैट फॉर मेकिंग हिज लिस्ट ही वुड नॉट कीप एक्शन एज द ओनली क्राइटेरिया। तो वो कहते हैं कि वो अपनी लिस्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक्शन को क्राइटेरिया नहीं समझेंगे। द पर्सन वुड हैव टू बी मोर देन अ ग्रेट किलर फॉर हिम टू बी इंक्लूडेड इन हिज लिस्ट। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए सामने वाला एक किलर से बढ़कर होना चाहिए, तभी मैं उसे अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा। ही ऑल्सो सेज दैट ही वुड नॉट एक्सक्लूड अ मैन सिंपली बिकॉज ही फील्स दैट द मैन इज बैड। वो ये भी कहते हैं कि मैं किसी को बस इसलिए एक्सक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बुरा इंसान है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे हेनरी फील्डिंग ने एक बार कहा था कि जितने भी ग्रेट लोग हैं दुनिया में वो सब बुरे बुरे लोग होते हैं। और जो ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस का मतलब ही होता है कि मैनकाइंड, इंसानियत के ऊपर कुछ बुरा संकट लेकर आओ, मिस्चीफ लेकर आओ, और इस तरह की मिस्चीफ को जो मिटाते हैं वो गुड गुड होते हैं, वो अच्छे होते हैं। तो जो गुडनेस है वो इस तरह की मिस्चीफ को मिटाने में है, और जो लोग मिस्चीफ लेकर आते हैं वो बैड लोग होते हैं। और अफसोस की बात यह कि बैड लोग ही ग्रेट बनते हैं। इस तरीके से हेनरी फील्डिंग ने कहा था। और इस ट्रेडिशनल व्यू को सैटराइज करने के लिए ही उन्होंने अपने सटायर द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट को भी लिखा था। तो जो गार्डिनर है वो कह रहे हैं यहाँ पे कि हम बुरे लोगों को अपनी ग्रेट मैन की लिस्ट में शामिल ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो बुरे हैं इसलिए हम उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल ना करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गार्डिनर कह रहे हैं कि जो बिस्मार्क था, यानी कि जो प्रशियन पॉलिटिशियन था बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी को जिसने एकजुट किया था, उसे वो अच्छा इंसान नहीं समझते हैं, उसे वो एक बैड मैन समझते हैं। लेकिन फिर भी वो इस बात से मना नहीं करते कि वो एक ग्रेट इंसान था, बिस्मार्क एक ग्रेट इंसान था, ऐसा गार्डिनर यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो ग्रेटनेस है उसे हम कैसे मेजर करें। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेटनेस को मेजर करने का क्या तरीका बताया गार्डिनर ने। तो उन्होंने बताया कि ये जो महानता है, ग्रेटनेस है, उसे हम मेजर कर सकते हैं बाय इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द करंट ऑफ द वर्ल्ड। इस बात से कि दुनिया पर
उसका क्या असर हुआ, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा ऑन इट्स एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ द माइंड, या वो जो लोग हैं जो महान हैं उनकी वजह से क्या किसी की सोच में विचार में बदलाव आए, एक्सटेंशन ऑफ द माइंड, क्या किसी की नॉलेज बढ़ी, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द रिचेस ऑफ लिविंग, क्या लोगों का जो जीवन है वो अच्छा बना उस इंसान की वजह से। इन सारी चीजों के बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सा इंसान ग्रेट है और कौन सा नहीं है। तो इसी तरह के टेस्ट को वो अप्लाई करके 6 ग्रेटेस्ट इंग्लिश मैन का नाम लेना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मेरी जो पहली चॉइस है वो शेक्सपियर है, क्योंकि शेक्सपियर को कोई भी या कोई भी लिस्ट चैलेंज नहीं कर सकती, कोई इंसान भी नहीं और कोई लिस्ट भी चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जो शेक्सपियर है वो स्टार सीरियस की तरह है, जो आसमान में एक तारा चमकता है सीरियस, उसकी तरह ये शेक्सपियर है। और अगर इस तारे को हम इंग्लैंड के आसमानों से निकाल देंगे तो इंग्लैंड का आसमान सूना हो जाएगा, इट्स हेवेंस विल बिकम पुअर। तो इंग्लैंड की जो स्काईज हैं, इंग्लैंड के जो आसमान हैं वो पुअर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे अगर शेक्सपियर को निकाल दोगे तो। इसके बाद वो सेकंड प्लेस पे मिल्टन को रखते हैं और कहते हैं कि मिल्टन इज लाइक द मून टू शेक्सपियर। तो अगर शेक्सपियर स्टार है, सन है, तो मिल्टन मून है, ऐसा वो कहते हैं। थर्ड प्लेस पे गार्डिनर ओलिवर क्रॉमवेल को रखते हैं और कहते हैं कि ओलिवर क्रॉमवेल हो सकता है उसने बहुत मार धाड़ की, वो एक मैन ऑफ एक्शन था, इसीलिए वो उसे बिस्मार्क से भी कंपेयर करते हैं। वो एक डिस्पोटिक मोनार्क था, यानी ऐसा राजा था जिसके पास बहुत सारा पावर था, लेकिन उसे भी वो अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की हिस्ट्री में उनका बहुत एक बड़ा नाम है, नाम आता है ओलिवर क्रॉमवेल का। इसके बाद फिर गार्डिनर और भी बहुत सारे लोगों को मेंटली सर्वे करते हैं कि क्या उनको वो अपनी लिस्ट में रखें, जैसे चौसर, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन रस्किन, सैमुअल जॉनसन, न्यूटन, डार्विन, वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकन्स। लेकिन वो इन सभी कैंडिडेट्स को एक तरफ कर देते हैं और चौथी चॉइस पे वो किंग एल्फ्रेड को रखते हैं, जो मिडिल एज के एक बहुत ही ग्रैंड फिगर थे, एक हीरोइक पर्सन थे, एक हीरो थे और बहुत होशियार भी थे, एनलाइटेंड भी थे, इसीलिए वो फोर्थ चॉइस पे किंग एल्फ्रेड को रखते हैं। और फिफ्थ पोजीशन पे वो रखते हैं रॉजर बेकन को, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया फिलोसफी में, वो एक फिलोसोफर थे। और ऐसे समय में, मिडिल एजेस के ऐसे समय में जब बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला था इंग्लैंड में, ऐसे टाइम पे भी रॉजर बेकन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया स्टडीज की तरफ, और इसीलिए रॉजर बेकन को गार्डिनर 5वीं पोजीशन पर रखते हैं। इसके बाद वो अपनी जो लिस्ट है वो एक औरत के नाम से खत्म करना चाहते हैं, जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो एक ऐसे समय पर राइटिंग को परस्यू कर रही थी, राइटर बनी थी जब औरतें राइटर नहीं बना करती थी। तो वो इतनी करेजियस थी, इतनी हिम्मती थी कि जब बहुत कम औरतें लिखा करती थी, ऐसे टाइम पे भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने राइटिंग में अपना नाम बनाया। लेकिन फिर गार्डिनर कहते हैं कि मैं एक अलग से कंपेनियन लिस्ट बनाऊंगा, अलग से लिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इंग्लिश वुमेन का, यानी कि अंग्रेज औरतों का नाम रखूंगा और उसमें फ्लोरेंस का नाम सबसे ऊपर होगा। देन ही पॉन्डर्स अपॉन द नेम्स ऑफ टू सेंट्स, सर थॉमस मोर एंड जॉन वेस्ली। उसके बाद वो फिर दो सेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं, सर थॉमस मोर और जॉन वेस्ली, कि इनमें से वो किसको रखें अपनी लिस्ट में। और फाइनली वो वेस्ले को 6th पर्सन के तौर पर अपनी लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि वेस्ले का जो इन्फ्लुएंस है वो आज तक बना हुआ है हर जगह पर और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, इसलिए वेस्ले को वो एज 6th पर्सन अपनी लिस्ट में रखते हैं। और इस तरीके से वो अपनी लिस्ट को कंप्लीट करते हैं, जिसमें वो 6 इंग्लिश मैन का नाम रखते हैं अपनी लिस्ट में, जो थे शेक्सपियर, मिल्टन, क्रॉमवेल, किंग एल्फ्रेड, रॉजर बेकन और उसके बाद जॉन वेस्ले। तो इस बात की गार्डिनर को बहुत खुशी है कि ये सारे इंग्लिश लोग हैं जो प्रॉपर इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। इसमें कोई स्कॉटलैंड का नहीं है यानी स्कॉट्समैन नहीं है, कोई आयरलैंड का नहीं है यानी आयरिश मैन नहीं है, और कोई भी वेल्स का यानी कि वेल्शमैन भी इसमें नहीं है। और इस बात की गार्डिनर को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इस लिस्ट में किसी पॉलिटिशियन या सोल्जर का भी नाम नहीं है। इस लिस्ट में 2 पोएट्स हैं, यानी शेक्सपियर और मिल्टन, और 2 मैन ऑफ एक्शन, यानी 2 एक्शन मार धाड़ करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल और किंग एल्फ्रेड, और एक साइंटिस्ट है इसमें रॉजर बेकन, और एक प्रीचर है यानी कि जॉन वेस्ली। तो इस तरीके से वो अपनी लिस्ट को खत्म करते हैं और यहीं पर जो ये इंटरेस्टिंग ऐसे है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।